ये भी बोलते हैं कि जो बच्चों के कान होते हैं, नाक होते हैं, उसमें तेल डालेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल उल्टा होता है इसका। अगर आपने बच्चों के कान में, नाक में तेल डाला तो उनको आपको छोटे बच्चों की परवरिश से रिलेटेड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहली मिथ, अगर मैं अपने बच्चे की आँखों में काजल लगाऊँगी तो क्या उसकी आँखें बड़ी और सुंदर हो जाएँगी? अगर मैंने हल्दी खाई तो क्या मेरे बच्चे को पीलिया हो जाएगा? ऐसी कई सारी बातें हम पीडियाट्रिशियंस रोज अपनी ओपीडी में सुनते हैं। हर नए पेरेंट के मन में अपने बच्चे की परवरिश को लेके बड़े सारे सवाल होते हैं जो कि स्वाभाविक भी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया दुबे है। मैं एक पीडियाट्रिशियन और हाई रिस्क न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हूँ और मैं अपनी ओपीडी में रोज बहुत सारे नए पेरेंट्स को देखती हूँ। सारे नए माता पिताओं में जो एक चीज कॉमन होती है वो होती है अपने बच्चे के लिए एंजाइटी, चिंता। क्या हम अपने बच्चे के लिए जो भी कर रहे हैं वो ठीक है? और उनकी जो चिंता है, उनकी जो एंग्ज़ायटी है, ये और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है जब वो अपने सवालों के जवाब इंटरनेट और गूगल पे ढूँढने लग जाते हैं। वहाँ इतनी जानकारी है कि कन्फ्यूज़न तो बढ़ेगी, परेशानी भी बढ़ेगी। बट थैंक गॉड कि इस इंटरनेट और गूगल के ज़माने में भी हमारा जो भारतीय समाज है, संस्कृति है, उसकी नींव है एक्सटेंडेड फैमिलीज़, जहाँ पे बच्चे के दादा-दादी, नाना-नानी भी बच्चे का उतना ही ख्याल रखना चाहते हैं, उससे उतना ही प्यार करते हैं और उसके लिए उतने ही एक्साइटेड होते हैं जितना कि बच्चे के माता-पिता। अब एक छोटा-सा बच्चा और उसके अराउंड उसका ध्यान रखने वाले इतने सारे लोग, तो आपस में टकरार तो होगी। जो दादा-दादी हैं उनको लगता है हमने तो बच्चे पाले हुए हैं, हमारे पास अनुभव है और जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है हमारे पास अप टू डेट मेडिकल नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, आधुनिक तकनीक है। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनना चाहते और जो पेरेंट्स हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं सुनना चाहते। बट एक चीज़ जो पक्की है वो ये है कि सब के सब बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे के प्यार और परवरिश में कोई कमी ना रहे? हमें पुरानी प्रथाओं और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस को साथ में लेके चलना होगा। हमें समझना होगा कि कौन-सी पुरानी प्रथाएँ आज की डेट में भी, आज के दौर में भी बच्चे के लिए रेलेवेंट हैं, फ़ायदेमंद हैं और कौन-सी ऐसी मिथ्स हैं जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो आज मैं डॉक्टर श्रेया दुबे इस जोश टॉक्स के वीडियो के माध्यम से आपको छोटे बच्चों की परवरिश से रिलेटेड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहली मिथ, अगर हम बच्चे की आँख में काजल लगाएँगे तो क्या उसकी आँख बड़ी और सुंदर हो जाएगी? देखिए ऐसा कैसे हो सकता है? जो बच्चों की आँखों का आकार होता है, साइज़ होता है, उसका तो जेनेटिक बेसिस होता है। बच्चे का डीएनए कैसा है, माता-पिता की आँख कैसी है, दादा-दादी, नाना-नानी की आँख कैसी है, वो तो उस पे डिपेंड करता है। तो हमारे बच्चे को काजल लगाने या किसी और तरीके से बच्चों की आँखों का शेप थोड़ी चेंज हो जाएगा। फिर हमने सोचा कि ये मान्यता आई कहाँ से? तो हमें पता चला कि ये माना इसलिए जाता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को काजल लगाएँगे या काला टीका लगाएँगे तो नज़र नहीं लगेगी, जो कि ठीक है। अब जो काजल है वो 2 तरीके का होता है। एक जो मार्केट में मिलता है और एक जो घर पे बनाया जाता है। जो बाज़ार में काजल मिलता है, उसमें लेड और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो कि बच्चों की आँखों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और जो घर पे हम काजल बनाते हैं, चाहे बादाम से, चाहे हल्दी से, चाहे घी से या किसी भी आयुर्वेदिक तरीके से, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं होता, पर फिर भी कार्बन तो होता ही है। और अगर आपके हाथ में ज़रा-सी भी गंदगी हुई और बच्चे की आँखों में चली गई, तो बच्चे को इन्फेक्शन और कंजंक्टिवाइटिस होने का रिस्क होता है। सो अब क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि बाज़ार वाला काजल बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप नज़र के टीके के लिए काजल लगाना ही चाहते हैं, तो घर पे बना के लगाएँ और उसको माथे पे लगा लें, कान के पीछे लगा लें, पैर के तलुओं पे लगा लें, पर प्लीज़ आँखों पे मत लगाइए। दूसरी मिथ, अगर हम अपने बच्चे को शहद चटाएँगे तो उसका खून साफ हो जाएगा। देखिए ये भी गलत है। शहद में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कि बच्चे के शरीर में बहुत सारी टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। और ये जो टॉक्सिन्स हैं, अगर हमने 12 महीने के कम के बच्चे में शहद दे दिया, तो इन टॉक्सिन्स की वजह से उसमें इन्फेंट बोटुलिज़्म नाम की एक गंभीर और भयानक बीमारी हो सकती है। सो फिर लोग कहते हैं कि 12 महीने से कम के बच्चों में अगर शहद नहीं देते, तो 12 महीने से बड़े बच्चों में क्यों दे देते हैं? क्योंकि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, 1 साल का होता है, उसकी आंतें मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं और जो इंटेस्टिनल जूसेज़ हैं, वो उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं।
अगर आपका बच्चा 12 महीने से कम का है, तो शहद, चाहे वो कितना भी शुद्ध शहद हो, या कोई भी हनी कंटेनिंग प्रोडक्ट बच्चे को नहीं देना चाहिए। कभी-कभी लोग ये भी बोलते हैं कि ये सब तो डॉक्टरों के चोंचले होते हैं। राजा-महाराजाओं के टाइम से ऐसा चला आ रहा है कि बच्चों को शहद दिया जाता था, उनको तो कुछ नहीं हुआ। आपको कैसे पता है कि उनको कुछ नहीं हुआ? जो उस समय की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट थी, यानी कि शिशु मृत्यु दर, और आज की जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। उस समय बच्चों में जानलेवा बीमारियाँ हो जाती थी, इतनी परेशानियाँ हो जाती थी और पता भी नहीं चलता था कि कारण क्या है। आज जब मेडिकल साइंस की वजह से हमें पता चल रहा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है ना कि हम अपने बच्चों को सेफ रखें। इसलिए 12 महीने से कम के बच्चों में प्लीज़ शहद मत दीजिए। तीसरी मिथ, जो बच्चों के ब्रेस्ट बड्स होते हैं, यानी जो उनकी निपल्स के अराउंड सूजन होती है, वो एब्नॉर्मल होते हैं, उनको दबा के वो जो गंदा मिल्क निकालना है, वो ज़रूरी है। कभी-कभी मालिश वालियाँ तो ये भी कहती हैं कि अगर आपने उसको दबा के गंदा दूध नहीं निकाला, तो डायन या पिशाचिनी बच्चे के अंदर आ जाएगी। देखिए, ये बिल्कुल, बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं, और इनकी वजह से जो बच्चों की निपल्स होती हैं, चाहे वो मेल, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी, बहुत सारे नवजात शिशुओं में जो निपल्स होती हैं, उनके अराउंड एक सूजन आ सकती है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो कुछ ही महीनों में सूजन अपने आप से खत्म हो जाती है। अगर आपने इसको दबाया, स्क्वीज़ किया, तो फिर बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, और आगे लाइफ में भी उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अब हम आते हैं एक ऐसी चीज़ पे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे घरों में, बच्चों की तेल मालिश। मालिश वालियाँ आती हैं ना और कहती हैं, "दीदी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सरसों के तेल से रगड़-रगड़ के ऐसे बच्चे की मालिश करूँगी कि इसकी हड्डियाँ मज़बूत हो जाएँगी, मांसपेशियाँ मज़बूत हो जाएँगी।" देखिए, मालिश का उद्देश्य बच्चों की हड्डियाँ मज़बूत करना नहीं है। मालिश का उद्देश्य क्या है? जब हम हल्के हाथों से बच्चे के पूरे शरीर को टच करते हैं, तो एक सेंसरी टेक्टाइल स्टिमुलेशन होता है, यानी एक संवेदी उत्तेजना होती है, जिससे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, मानसिक विकास में उसकी हेल्प होती है। अगर आप रुला-रुला के बच्चे की मालिश करते रहेंगे, तो कहाँ से उस मालिश से मानसिक विकास हो पाएगा? तो हल्के हाथ से ही मालिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़, कोशिश करिए कि शुरू वाले महीनों में, जब बच्चा आता है दुनिया में, उस उन वाले 1-2 महीनों में आप सरसों का तेल यूज़ ना करें। क्योंकि जो सरसों का तेल होता है, उसकी जो महक है बहुत तीखी होती है। बच्चे पूरे दिन परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, और पता भी नहीं चलता कि क्यों रो रहे हैं। तो बाद वाले महीनों में आप आराम से कर लीजिएगा, पर शुरू वाले टाइम में सरसों का तेल अवॉइड कर लेना चाहिए। कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि मालिश के दौरान जो बच्चे की नाक है, उसको ज़ोर-ज़ोर से ऐसे दबाना होता है, पिंच करना होता है, ताकि नाक सुंदर हो जाए। देखिए, जो बच्चों की नाक होती है, उसका जो शेप होता है, उसका भी जेनेटिक बेसिस है। जैसे दादा-दादी, नाना-नानी, माता-पिता की नाक होगी, उसी तरीके से बच्चे की नाक आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर आप उसको दबाएँगे या उसको मसाज करेंगे, तो उसकी नाक के शेप में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब नवजात शिशु आता है दुनिया में, तो उसकी जो नाक होती है, थोड़ी-सी पिचकी हुई होती है, थोड़ी-सी चपटी होती है, थोड़ी-सी राउंड होती है, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका एक ओरिजिनल शेप आ जाता है। फिर भी अगर आपका मन है कि नहीं, हमें तो नाक की मसाज करनी है, तो बस इतना करें कि हल्के हाथ से करें, ताकि बच्चे को चोट ना लग जाए। कभी-कभी ये भी बोलते हैं कि जो बच्चों के कान होते हैं, नाक होते हैं, उसमें तेल डालेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल उल्टा होता है इसका। अगर आपने बच्चों के कान में, नाक में तेल डाला, तो उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। उनको एस्पिरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से निमोनिया भी बन सकता है। तो ये वाली प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, इसको प्लीज़ मत करिएगा। और एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस जो चली आ रही है, वो ये कि जो बेटे होते हैं, नवजात शिशु जो बेटे हैं, उनका जो गुप्तांग है, पीनिस, उसको लोग बोलते हैं बार-बार पीछे की तरफ पुल करना होता है, ताकि पीनिस खुल जाए। देखिए, ये जो बच्चों का पीनिस होता है, ये अपने आप से 5 से 6 साल की उम्र तक खुल जाता है। इसको अगर आप खींचातानी इसके साथ करेंगे, तो बच्चे को चोट लग सकती है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, और बच्चा परेशान हो सकता है। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब हमारी तेल मालिश के बारे में बात हो ही रही है, तो उपटन और आटा लोई के बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर घर के बड़े और जो मालिश वालियाँ, वो अक्सर कहते हैं कि बच्चों के लिए उपटन लगाना और आटा लोई लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे उनके शरीर पे जो बाल हैं, वो हट जाएँगे। कभी-कभी तो ये भी कहते हैं कि जब हम उपटन या आटा लोई लगाएँगे, तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि शरीर की सारी गंदगी निकल जाएगी, और साथ ही रंग साफ हो जाएगा। देखिए,
जो हमारे बच्चे होते हैं, उनके जो चेहरे पे, उनके जो शरीर पे बाल होते हैं, वो तो सारे ही बच्चों के होते हैं। किसी के ज़्यादा, किसी के कम, डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द चाइल्ड। सो अगर आपने उपटन या आटा लोई से उन बालों को हटा भी दिया, वो वापस आ जाएँगे बाल। वैसे भी जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो ये जो बाल हैं, ये दिखना कम हो जाते हैं शरीर पे। इसी तरीके से जो बच्चों का रंग होता है, वो भी जेनेटिक होता है। वो भी डीएनए पे डिपेंड करता है। उसके माता-पिता और दादा-दादी, नाना-नानी का रंग कैसा है, वो उस पे डिपेंड करता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, तो पहले 6 महीने तक तो उनका रंग बदलता ही रहता है। जब वो 6 महीने के हो जाते हैं, तब जाके परमानेंट स्किन टोन आता है। तो हमारे उपटन लगाने या आटा लोई करने से बच्चों का जेनेटिक मेकअप थोड़ी चेंज हो जाएगा, उनका रंग थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर भी अगर आपका मन है आटा लोई लगाने का और उपटन लगाने का, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जो भी सामग्री आप उपटन बनाने में यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी पदार्थ खुरदुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों की स्किन होती है, त्वचा होती है, ये काफ़ी कोमल होती है। अगर बच्चे को खरोंच लग गई, तो उसको इन्फेक्शन होने का रिस्क है। दूसरी चीज़, जब आप उपटन लगा रहे हैं, तो ये देख लें कि बॉडी पे, उसके शरीर पे कहीं दाने तो नहीं आ रहे। अगर दाने आ रहे होंगे, तो प्लीज़ उपटन रहने दीजिएगा। और तीसरी चीज़, अगर आप उपटन लगा रहे हैं और आपको लग रहा है बच्चा रोए पड़ा हुआ है, तो छोड़ दीजिए, मत लगाइए, मत तंग करिए बच्चे को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खूबसूरती का ना कोई रंग नहीं होता। अगर आपको अभी ये लगेगा ना कि आपके बच्चे का रंग ये वाला अच्छा है और ये वाला खराब है, तो एक ना एक दिन आपकी ये जो भावना है ना, आपके बच्चे तक पहुँच ही जाएगी। और फिर बड़े होते-होते उसका आत्मविश्वास जो है, वो भी गलत तरीके से प्रभावित होगा। तो अपने प्यारे से बच्चे को पूरे दिल से एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। अब हम एक ऐसी सेरेमनी की बात करेंगे जो हमारे भारतीय संस्कृति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है मुंडन सेरेमनी। कई सारी मान्यताएँ जुड़ी हैं मुंडन के साथ। मुंडन इसलिए कराते हैं ताकि जो पिछले जन्म के पाप हैं वो धुल जाएँ। इसलिए कराते हैं ताकि इस वाले जन्म में बच्चे की आयु लंबी हो, लंबा जिए बच्चा, उसके पास पैसा आए, समृद्धि आए। कभी-कभी ये भी बोलते हैं कि जब बच्चों के दाँत आते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, उस समय मुंडन करा दो तो बच्चे को अच्छा लगता है। कभी-कभी गर्मी में मुंडन कराते हैं ये सोच के कि बाल हटेंगे तो बच्चे को ठंडा-ठंडा लगेगा। अगर ये मान्यताएँ हैं, तो आप आराम से मुंडन करा सकते हैं क्योंकि मुंडन कराने का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप मुंडन ये सोच के कराएँगे ना कि अगले बाल जो आएँगे वो एकदम घने होंगे, मुलायम होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो वो गलत है। जो बच्चों के बाल होते हैं, जब बच्चा आता है दुनिया में, उसके जो बाल होते हैं, उनको बेबी हेयर कहा जाता है। यानी वो अपरिपक्व होते हैं, इमैच्योर होते हैं। वो प्यारे से कोमल मुलायम से बाल होते हैं, थोड़ा हल्का रंग रहता है इनका। और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो 2 साल की उम्र तक आते-आते उनके जो बाल होते हैं, वो मोटे हो जाते हैं और थोड़े गहरे रंग के हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं परिपक्व हेयर यानी कि मैच्योर हेयर। अब ये जो बाल है इमैच्योर से मैच्योर हेयर का जो सफ़र है, ये आपने चाहे मुंडन कराया हो बच्चे का, चाहे नहीं कराया हो, ये तो होना ही है। फिर भी अगर आपका मन है कि नहीं हमें मुंडन कराना है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। 6 महीने के बाद ही बच्चों का मुंडन कराना चाहिए। अगर उस दिन बच्चे को सर्दी, खाँसी, बुखार है, उसकी तबीयत खराब है, तो उस दिन मुंडन मत कराइए। जो आप ब्लेड या रेज़र यूज़ करा रहे हैं मुंडन के लिए, वो नई होनी चाहिए। अगर बच्चे को मुंडन के दौरान कोई कट वगैरह आ जाता है, तो कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा लीजिए। और कभी-कभी लोग मुंडन के बाद सर पे हल्दी का लेप लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, नारियल का तेल लगाते हैं, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसमें। अब हम सर की बात कर ही रहे हैं, तो तकिया की भी बात कर लेते हैं। अक्सर घरवाले कहते हैं कि अगर हमने बच्चे को तकिया नहीं लगाई, तो उसका सर चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। कायदे से 2 साल की उम्र से पहले 2 साल से छोटे बच्चे को तकिया लगाना रिकमेंडेड ही नहीं है। फिर भी अगर घर के लोग बोल रहे हों और आपका मन हो तकिया लगाने का, तो तकिया किस तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक तो होती है जो घर पे बनती है, जो सरसों या राई वाली जो तकिया बनती है और एक होती है जो मार्केट में मिलती है। जो सरसों या राई वाली तकिया है वो आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें फ़ायदा तो नहीं है कुछ, लेकिन नुकसान भी नहीं है। लेकिन ये जो मार्केट वाली तकिया है, जिसमें बीच में छेद होता है या सर के लिए एक डिप्रेशन होता है, जगह होती है सर के लिए, वो वाली तकिया आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। इन तकिया की मार्केटिंग भी यही बोल के करते हैं वो लोग कि इससे सर चपटा नहीं होगा, फ्लैट नहीं होगा, पर ये गलत मार्केटिंग है। ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको तकिया लगानी है, तो सरसों वाली तकिया लगा सकते हैं। वैसे भी जब हमारा बच्चा आता है दुनिया में, तो वो एक ही साइड सर करके सोना प्रेफ़र करता है। उसकी वजह से एक साइड पे थोड़ा-सा चपटापन आ जाता है, फ्लैटनेस आ जाती है।
लेकिन जब बच्चा 6 से 18 महीने का होने लग जाता है, तो जो सर है वो अपने आप से गोल आकार लेने लग जाता है। तो वो अपने आप से ही ठीक हो जाता है, तकिया लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम एक ऐसी मिथ के बारे में बात करेंगे जिससे हमने ये वाली टॉक शुरू करी थी। अगर एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हल्दी खाएँगी तो क्या बच्चे को पीलिया हो जाएगा? देखिए, जो नवजात शिशुओं में पीलिया होता है ना, वो बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। तो माँ के हल्दी खाने या पपीता खाने या पीले रंग के कपड़े पहनने से बच्चों को पीलिया नहीं होता। कभी-कभी घर वाले ये भी बोलते हैं कि अरे 4 महीने का हो गया है बच्चा, इतनी गर्मी हो रही है, उसके होंठ सूख रहे हैं, उसको पानी पिला दो। देखिए, 6 महीने से पहले तक बच्चे की जो किडनीज़ होती हैं, ये विकसित नहीं होती। इनको सिर्फ दूध देना चाहिए। अगर आपने पानी दिया तो वाटर टॉक्सिसिटी, न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन, और अगर आपने इनको पानी दिया तो इनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वाटर टॉक्सिसिटी और न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन का रिस्क है। तो 6 महीने से कम के बच्चों को पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बात होती है कि 2-3 महीने का हो गया है बच्चा, अब तो माँ का दूध ठीक से बन नहीं रहा है या बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, चलो इसको गाय या भैंस का दूध दे देते हैं। देखिए, ये गलत है। जो एनिमल मिल्क होता है उसमें केसीन प्रोटीन ज़्यादा होता है और बच्चे की आंतें अभी अपरिपक्व हैं, इमैच्योर हैं। तो ये जो केसीन प्रोटीन है, ये बच्चे को एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज़ करा सकता है। इसका मतलब बच्चे का पेट कमज़ोर हो सकता है या बार-बार उसको सर्दी-खाँसी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर लोग ये भी कहते हैं कि हमने अपने ज़माने में तो दिया था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ जी, उस समय नहीं होती थी प्रॉब्लम, लेकिन आज का जो बच्चा है, उसको बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। आज प्रदूषण ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए एलर्जीज़ ज़्यादा हैं। तो इस वजह से एक नॉन एलर्जन बच्चे को जानबूझ के देना अच्छी बात नहीं है। तो क्या जितनी पुरानी प्रथाएँ हैं, सबकी सब गलत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बच्चे के पेट में मरोड़ें उठती हैं, छोटे बच्चे के, और आप हींग लगाते हैं उसके पेट में, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। जब आप बच्चे को धूप दिखाते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जब आप लोरियाँ गा के बच्चे को सुलाते हैं, तो वो बहुत-बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो क्या करना चाहिए? हमारी पुरानी जो प्रथाएँ हैं और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसको साथ में लेके चलना चाहिए। और जब कभी बच्चे की देखभाल को लेके आपस में कुछ तकरार हो, तो मेरी ग्रैंड पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए। जैसे आपने उन्हें पाल-पोस के इतने प्यार से बड़ा किया है, उन्हें भी एक अच्छे माँ-बाप बनने का सफ़र खुद ही तय करना है। उनकी मदद कीजिए, पर उन्हें अपने निर्णय खुद लेने दीजिए। और मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, उनके पास अनुभव का खजाना है, जितना हो सके उनसे हेल्प लीजिए। लेकिन अगर जितनी भी बातें आपके पास आती हैं, सब कुछ आँख बंद करके फॉलो मत करिए। जो चीज़ें आज के लिए भी रेलेवेंट हैं, उन्हें ज़रूर अपनाइए। अंत में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि आज मैंने आपके साथ बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारे फैक्ट्स शेयर किए हैं। फिर भी अगर आपको बच्चे को लेके कोई डाउट हो, किसी भी चीज़ को लेके कोई डाउट हो, तो ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ से मिलें और जैसा वो कहें वही फॉलो कर लीजिए। ठीक है।